नमस्ते दोस्तों, मैराथन क्लास के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम 100 एमसीक्यू को लेके आए हैं और उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक देखें, वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूँ और बैक टू बैक जो क्वेश्चन है उसको बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा अच्छे से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर। मैं बता दूं इस वीडियो ये 100 क्वेश्चन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर और साथ में एक्स्ट्रा एमसीक्यू सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1011.1101 ऑफ इट्स टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। मतलब ये जो वैल्यू दिया है सीधा सीधा अगर समझ आए तो 1011.1101 ये बाइनरी वैल्यू दिया है और इसका हम लोग को क्या करना है, डेसिमल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए डेसिमल से पहले, पॉइंट से पहले जो वैल्यू है उसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। 1011 है, इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। इस तरह से मतलब ये वैल्यू 1 लिए हैं, उसके बाद जितने डिजिट है उस वन, ये वाला 1 लिए यहाँ, ये वाला 1 यहाँ लिए और जितने डिजिट है तो 2 बार उतना पावर दे लिए और ये करते चले गए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो 8 हो जाएगा, इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 2 पावर 1 का मतलब 2, 2 1 2 हो जाएगा प्लस ये 2 पावर 0 मतलब 1 होगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो 8 2 10 1 11 हो गया। मैंने पॉइंट से पहले 11 होगा, हम 11 फिल कर देते हैं पॉइंट। अब पॉइंट के बाद निकालते हैं, जैसे पॉइंट 1101 इसको सॉल्व करने चलेंगे तो 1 इंटू माइनस में आएगा -1 प्लस अगला 1 लेंगे, ये वाला 1 लेंगे तो 1 इंटू 2 पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 पावर -3 प्लस लास्ट वाला जो 2 पावर -4, ये वाला जो है 2 के पावर -4 सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा क्या, 2 के पावर ये हो जाएगा आपको पता होना चाहिए 2 के पावर -1 लिखा हुआ जिसको 1/2 लिखेंगे। मतलब फॉर्मूला होता है 1 पावर माइनस बी बराबर होता है 1/a बी होता है, 1 पावर बी होता है। ये याद रखिएगा। तो पावर को प्लस बनाने कैसे करते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तो 8 4 12 1 13 बट्टा हो गया 16। अब 16 से 13 में भाग लगा लीजिए, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 16 7 112, 16 8 28 से हो जाएगा 128 और 2 हो जाएगा 0, 16 का 16, 4 बार में कटेगा 16 दूना 32, 8 बार में कटेगा 16 पंजे 80, कट गया पूरी तरह से। कहने का मतलब आ गया 0.825 आ गया, 8125 आ गया, मैंने 11.8125 ऑप्शन में नहीं है, कहीं कहीं नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करते समझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स का नॉट y लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है। तो आपको बहुत सारा रूल पढ़ाए थे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो था उसमें क्या था, इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे x प्लस एक्स का नॉट इंटू एक्स प्लस वाई लिख देंगे। ठीक है, मतलब इस x को x के नॉट के साथ प्लस करें, फिर इंटू करके x इंटू एक्स वाई। अब ये मतलब इनवर्स लॉ से जो है ये इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसका फाइनल जो आंसर आएगा x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 के पास आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले देखिए, ये जो लॉ है अल्जेब्रिक बुलियन अलजेब्रा का जो लॉ है 10 गो, ये लॉ को आप देख लीजिए, इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आइडेंटिटी रूल है, ये नल डोमिनेशन लॉ है, आइडेंपोटेंट लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, इन्वोल्यूशन लॉ है, कम्युलेटिव लॉ है, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव और थ्योरम के अंदर जाएगा एब्सॉर्प्शन लॉ है और उसका डिमॉर्गस थ्योरम है। तो ये सारे लॉ को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी लॉ को हम अप्लाई करें। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए थे जिसमें लिखा हुआ था ना एक्स प्लस एक्स का नॉट वाई लिखा हुआ था। देखिए तो यहाँ पर भी क्या है, माने एक्स, ये एक्स हो गया, ए की जगह एक्स हो गया, आई इंटू एक्स इंटू आई है। तो क्या किए, ए को बी के साथ लिख दिए प्लस करके, फिर ए को सी के साथ लिखिए प्लस करके। इसी तरह इसको भी अभी किए थे ना, एक्स प्लस एक्स का नॉट इंटू एक्स प्लस वाई लिखे थे। ठीक है, एक्स इंटू एक्स का नॉट देखिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट रूल के अंदर, इनवर्स रूल के अंदर यहाँ पर आएंगे तो क्या है, ए प्लस ए का नॉट मतलब 1 है, तो एक्स और उसी का इनवर्स है, उसका मान 1 होता है, इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स प्लस वाई आंसर जाएगा। तो ये लॉ को आप देख लीजिएगा, चार्ट पूरा दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पास आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और यही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, देखिए वीडियो पॉज करके थोड़ा सा आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए और टिक करिए कि खुद से कितना लग रहा, फिर मिलाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द IPv4 एड्रेस मतलब आर वी मेनी बिट्स। देखिए आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv6 जो है ना, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 6 है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये है। ये इसका जो साइज होता है 128 बीट होता है, याद रखिएगा। और एक होता है IPv4, इसका साइज होता है 32 बीट, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, नहीं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर IPv6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 128 यूनिट, 128 बीट। और आपको पता होना चाहिए कि एक बीट माने एक बाइट में 8 बीट होते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल 25 जो बाइनरी डेसिमल है उसका मतलब हमको डेसिमल को बाइनरी में निकालना, माने ये डेसिमल वैल्यू है, इसका बाइनरी कैलकुलेट करना है। एक इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से उड़ा देंगे, भाग लगा के नहीं बनाएंगे। ट्रिक है 1 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट डॉट, दुगुना कर जाएंगे, ट्रिक को रिप्लेस कर देंगे। 25 बनाना है, तो देखिए 25 कैसे बनाएंगे। बनाने का मतलब जहां जहां जो वैल्यू पिक करेंगे उसको जगह 1 रखेंगे। 16 8 24 एक 25 हो जाएगा, बाकी पर 0 हो जाएगा। आंसर हो गया 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ एक्स इज द बुलियन वेरिएबल देन इस ये निकालना है। देखिए माने ए का कंप्लीमेंट रुक जाइए एक सेकंड, ए का कंप्लीमेंट रहेगा, ए का कंप्लीमेंट रहेगा, तो कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट अनकंप्लीमेंट हो जाता है, माने पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। इसी तरह यहां देखिए क्या है, एक्स है उसका कंप्लीमेंट है, फिर उसके ऊपर कंप्लीमेंट, फिर उसके ऊपर कंप्लीमेंट है, फिर उसके ऊपर कंप्लीमेंट है, 4 कंप्लीमेंट देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। अब बताइए ये कंप्लीमेंट और ये कंप्लीमेंट मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, माने हट जाएगा, चलिए हट गया। फिर ये कंप्लीमेंट मिल गया, ये कंप्लीमेंट के हट जाएगा, तो हटेगा तो क्या मिला, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। माने कंप्लीमेंट के ऊपर कंप्लीमेंट माने उल्टा का उल्टा सीधा होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 के पास आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इसमें से किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं नैंड गेट को, क्योंकि नैंड गेट जो है ये एंड गेट प्लस नॉट गेट से मिलके बनता है, ये यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और ये दोनों को हम लोग बेसिक गेट कहते हैं, याद रखिएगा, बेसिक गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट के अंदर हम एक और गेट आता है, नॉट गेट आता है। ये दोनों नॉट जो होता है ये और गेट प्लस में नॉट गेट से मिलके बना होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन फॉर 2 वेरिएबल। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन निकालना है, 2 वेरिएबल है 2, वेरिएबल इजकल टू 2, इस वेरिएबल का बुलियन फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है, बुलियन फंक्शन का फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n, ये होता है फॉर्मूला 2 टू दी पावर 2 के पावर n। मतलब निकालिए 2 पावर 2, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, तो हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करें, 2 पावर 4 हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर गुना होता है, तो 2 दूना 4, 2 पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 16 निकल के, जो ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ। डिजिटल सर्किट जो है किसका यूज, रिपीट करके यूज किया जाता है, तो आप समझिएगा जो यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट नाम में दिया है कि वो उसका यूज हमेशा होगा, हर जगह होगा, हर जगह वो प्रेजेंट होंगे, हर डिजिटल सर्किट में प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए डिजिटल सर्किट के अंदर वैसा गेट जो यूनिवर्सल है वो हमेशा हर जगह प्रेजेंट मिलेंगे। तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन है, नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और यूनिवर्सल गेट होने की वजह से ये हर जगह प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, मोर देन वन ऑफ दी। आप अभी और के बारे में बताए थे, और जो है ये नहीं सॉरी, एंड गेट जो है ये, इसको हम लोग बेसिक गेट कहते हैं, बेसिक गेट कहते हैं। इस गेट में
एटलीस्ट नहीं, इस गेट में कोई भी एक दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इस गेट के अंदर क्या है, बोथ कंडीशन या ऑल कंडीशन आर ट्रू, ऑल कंडीशंस आर ट्रू, देन रिजल्ट विल ट्रू, देन रिजल्ट विल ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। याद रखिएगा। माने इसके अंदर क्या है कि मतलब सिर्फ दोनों माने जितने कंडीशन सब ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ये चीज है, तो उम्मीद करते समझे होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के पास आइए। द ओआर गेट हैज 4 इनपुट, द नंबर ऑफ ट्रूथ टेबल क्या होगा। ओआर गेट है, उसके अंदर जो है ना 4 इनपुट है, तो आप फॉर्मूला याद रखिए कि नंबर ऑफ ट्रूथ टेबल वर्ड्स टोटल वर्ड देखने को मिलेंगे, टोटल वर्ड्स इन ट्रूथ टेबल, टोटल वर्ड्स इन ट्रूथ टेबल इजकल टू फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, माने 2 पर 4 मतलब हो जाएगा 16। याद करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16। आप कहिए कैसे हुआ, तो कैसे हुआ इसको मिटा के फिर से बताएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर 4 वेरिएबल है, ए बी सी है डी है, इस तरह से 4 वेरिएबल है, कोई भी गेट हो और गेट हो तो ए और गेट होगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर अगला लिखेंगे तो 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, उसके बाद हो जाएगा अगला 1 0 0 0, फिर 1 0 0 1। इस तरह से हम अगर बनाएंगे तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ, और बना के दिखाते हैं इधर साइड में, इधर बनाते हैं। तो अगला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। अब देखिए किधर इधर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 को इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 6 17 हो गया, नहीं 16 ही होगा, एक छूट गया किधर, एक एक्स्ट्रा लिखा गया होगा, देख लेते हैं मिला लेते हैं। 0 0 हो गया, 0 1 0 1 0 1 0 ठीक है, उसके बाद 1 0 0 ठीक है, 1 ठीक है, ये भी सही है, 1 0 1 1 0 ठीक है, 1 1 ठीक है, ये भी क्या 1 0 0 हो गया, 1 0 0 1 हो गया। अब 1 0 1 1 हो 1 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ठीक है, फिर 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और फिर पर 1 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 6 11 6 17 हो गया, होगा एक 16 ही होगा इसका। इसमें देखिए पहले 0 हुआ, ये किसका वैल्यू पे मिला ही लेते हैं ऐसे, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करके हम इसका मिला ही लेते हैं, ठीक है, इस साइड मिला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 का मान, इधर लिखते हैं, हटाइए यहाँ पे लिखते हैं, ये 0 का मान हो जाएगा, ये 1 का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा, ये क्या होगा 4 का होगा, ये क्या होगा 4 1 5 5 का होगा, ये 6 का होना चाहिए, 4 2 6 ठीक है, ये क्या होगा, ये 6 1 7 का होना चाहिए, अच्छा यही मिस्टेक था, ठीक है, ये 8 का होगा, ये 9 का होगा, तो 9 और 6 15 ठीक है, 9 इधर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 और 6 16 ठीक है, काउंट में गड़बड़ हो गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 16 पुर गया, 10 6 16 होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 के पास आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो समझिएगा आप। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन 1 0 1 1 1 0 1 0 है, और उसका एंड निकालना है किसके साथ 1 1 0 के साथ, 1 1 0 0 के साथ निकालना है, ये एंड निकालना है। सपोज करिए ये ए बराबर है, ये बी बराबर है, हमको निकालना है ए एंड बी निकालना है। एंड क्या करता है पता है, अभी जस्ट पीछे बताए थे, एंड जो है ना दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए दोनों 0 है, रिजल्ट 0, 1 0 है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, 1 0 1 है तो 0 देगा, 1 1 इसी आंसर हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 जो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद नंबर 12 देखिए,
1 2 3 4 ये क्या है, एक नंबर डेसिमल नंबर दिया है, इसका बाइनरी निकालना है, ऑक्टल निकाला और हेक्सा निकालना है। इसमें से कौन ऑप्शन है देखिएगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 से भाग लगाते हैं। 2 से भाग लगाएंगे 6 दूनी 12, 2 एकाएं 2, 1 3 7 दूनी 14, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 दे देंगे। फिर 2 से भाग लगाएंगे 3 दूनी 6, 0, आई हो जाएगा 9 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 1 17, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 15 दूनी 30 154, जो 2 से भाग लगाएंगे शेष भागते लगा देंगे। 2 से भाग लेंगे 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14, 0 बचेगा। फिर 2 से भाग लेंगे 3 दूनी 6 1 7, 8 दूनी 16, 0 1 बचेगा। फिर 2 से भाग लेंगे 19 दूनी 38, 0 लगेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 9 दूनी 18 1 19, फिर 2 से भाग लगाएंगे 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 दूनी 4 0, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 एकाएं 2 और 0 बचेगा। नीचे से ऊपर लिख लेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0, ये आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में कहाँ है देख लीजिए। स्टार्टिंग से 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 तक है, 1 0 0 1 1 है। उसके बाद क्या है 0 1, उसके बाद क्या है 0 1, यहाँ देखिए 0 1 कट गया, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 0 0 0 0 ये खत्म हो गया, माने ये दोनों खत्म हो गया। अब ये भी खत्म होगा। अब आंसर या तो ए होगा नहीं तो ई होगा। अब ए होगा कि ई होगा उसको देखने के लिए चलिए, माने हम कंफर्म हो गया कि ए होगा आंसर, माने ये जो डेसिमल बाइनरी लिखा वो आंसर सही है। मिटाते हैं, ये ऑक्टल निकालते हैं। 1 2 3 4, अब ऑक्टल निकालिएगा तो 8 से भाग लगाइए। 8 से इकाई ऑक्टल में 8 से भाग लगाते हैं तो 8 इकाई 8 4 12, 4 पर 3 43, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 2 बचेगा। फिर 2 से भाग 8 से भाग लगाएंगे, 8 इकाई 8 7 15, 8 नमा 72, 72 और 3 हो जाएगा 72 और 2 74, 2 होगा। फिर 8 से भाग लगाएंगे 8 दूनी 16 और 3 19 हो जाएगा। नीचे से ऊपर लिख लेंगे 2 3 2 2, ये आएगा ऑक्टल। ये ऑक्टल है, यहाँ मैच कर रहा है। अब ऑक्टल मैच कर रहा है, डेसिमल भी मैच कर लिया। डेसिमल में आप हेक्सा निकाल लेते हैं। हेक्सा क्या करते हैं, अंश से 4 बीट को हम लोग क्या करते हैं, घेरते हैं। 4 बीट को घेरेंगे तो देखिए 4 बीट को जब घेरने गए तो ये 0 0 1 0 है, तो ये किसका बाइनरी आएगा 2 का। 1 2 4 8, 8 4 12 1 13 का बाइनरी होगा ये। अब उसका क्या है 0 0 1, अब मान लीजिए एक 0 पीछे लगा दी तो 1 0, ये हो जाएगा 4 का बाइनरी। अब देखिए क्या होगा 4 13 लिखते नहीं है। हेक्सा में क्या होता है 0 से लेके 9 तक होता है, एबीसीडी से लेके एफ तक होता है। तो ए के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 10 के लिए, बी हो जाएगा, बी के लिए 11, ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा 12 और डी के लिए क्या हो जाएगा 13। इस तरह से डी है तो डी 13 लिखेंगे तो डी 4D2 हो जाएगा। 4D2 देखिए इसी के अंदर, इसी के ऑप्शन के अंदर क्या है बाइनरी मिल गया, ऑक्टल मिल गया, 4D10 मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक जवाब निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता व्हाट विल बी हैपन इफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, इसके अगर ये कंपाइल होगा तो क्या इसका रिजल्ट होने वाला है। देखिए सबसे पहले देखें कि INT स्टार पीटीआर, पीटीआर जो है ये स्टार लगा दिया, इसके पहले मैंने पॉइंटर वेरिएबल बनाया, उसके अंदर नल डाल दिया। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का अपने में एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो ये क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल बनाया, उसमें एड्रेस डाल दिया। अब क्या किया, फिर आगे क्या कर रहा है, डिलीट पीटीआर, आप डिलीट पॉइंटर वेरिएबल को डिलीट कर दे रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा, देखिए द प्रोग्राम इज नॉट सिस्टमैटिकली कलेक्ट, गलत बात है, सही लिखा हुआ। द प्रोग्राम इज सक्सेसफुल गिव कंपाइलर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने प्रोग्राम सही से लिखा हुआ है, क्योंकि एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएगा, उसमें नल डाल देगा, अगली बार आगे अगली लाइन से जाके उसको मेमोरी रिलीज कर देगा। तो ये सही से कंपाइल एग्जीक्यूट करेगा और सक्सेस काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। What is the index of first element in C++ array? C++ के array के अंदर फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है, आप समझिए array के बारे में। array जो होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट होता है। array के अंदर जो डेटा एलिमेंट होता है वो होमोजीनियस है, माने सेम टाइप का होगा। अब array का जो डेटा होता है वो इंडेक्स के थ्रू अरेंज होता है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता है और लेंथ -1 तक होता है। जैसे मान लीजिए INT x 5 साइज का एरे बना दिए, तो ये क्या करेगा, इंटरनली x नाम का एरे बनाएगा और इस तरह से 0 से लेकर 4 तक के इंडेक्स अरेंज कर देगा और इसमें हम लोग डेटा फिल करेंगे। ठीक है, तो कहता है फर्स्ट एलिमेंट जो एरे का होता है वो 0 से स्टार्ट करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर एरे इन सी। सी को सी में एरे डिक्लेयर करने का करेक्ट वे तरीका क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं।
ये क्या करे, 5 साइज का एरे बनाएगा इस तरह से, और इंटीजर टाइप का डेटा रखेगा इसके अंदर, 0 1 2 3 4 रखेगा, और ARR नाम का एरे बनाया, और ये 5 साइज का एरे बनेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन 100 है, आप लगे रहिए, बने रहिएगा वीडियो में, बहुत कुछ लॉजिक क्लियर होने वाला है। कहता है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन एरे, एरे का बारे में थोड़ा क्या बेस्ट बात है वो समझिए। ये पहला पढ़िए, और डेटा स्ट्रक्चर दैट शोज एन हायरार्चिकल बिहेवियर। अगला पढ़िए, अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज ए सेम टाइप, सही लिखा हुआ है, एंड स्टोर इन ए कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। आंसर यही सही लग रहा है। लग क्या रहा है, नंबर 17 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एरे। लिमिटेशन, नॉट लिमिटेशन का मतलब एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ एरे, माने एरे का इसमें से कौन सा फायदा है। देखिए एरे का जो फिक्स साइज होता है ये लिमिटेशन है, एरे में फिक्स साइज होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी का रिक्वायरमेंट पड़ती है, फिर अगर स्पेस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आता है, ये भी एक लिमिटेशन है। अगला इंसर्शन एंड डिलीशन आर कॉस्टली, ये भी सही है। एरे में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना और डिलीट करना बड़ा कॉस्टली है, क्योंकि उसके स्पेस कंप्लीट हम खत्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट। माने एरे के अंदर ये फायदा है, किसी भी एलिमेंट को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद द इंडेक्स, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर x नाम का एक एरे बने, x के जीरो को हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे, ये x एक एरे है और x जीरो उसका इंडेक्स है, तो इस तरह से हम एरे के एलिमेंट को रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम जो है मतलब ये बाकी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन यूजेज एरे। एरे का जो है ना यूज क्या करते हैं, सॉर्टिंग मल्टीपल वैल्यू इन सेम टाइप। एरे एरे का यूज किस में होता है, सिंपल जानिए ना, तो सॉर्टिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप, सही बात है। सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यू को सॉर्ट करना हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो फिर एरे का यूज कर लेंगे। इंप्लीमेंटेड डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक क्यू, इसको भी एरे के थ्रू हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, माने ऑल ऑफ दीज, माने सभी प्रकार से एरे का यूज हम लोग कर सकते हैं। स्टैक जो लीफो और ये फीफो टेक्निक पर क्यों काम करता है, वो सबको भी हम एरे के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन जिसमें रो और कॉलम होता है, सब काम कर सकते हैं एरे के अंदर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन इन सी। ये जो एरे है ना, ये इसका कंप्लीट डिक्लेरेशन क्या है। अब यहां पर देखिए, जैसे ये 3 2 का बनाया था, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3 रो और 2 कॉलम का ये एरे बनाएगा। इस तरह से 3 रो और 2 कॉलम का एरे बना दिया, 0 1 2, इधर होगा 0 1, ठीक है। अब इसके अंदर एलिमेंट डाल देगा, जैसे 1 2 है डाल दिया, फिर क्या है अगला 3 4 डाल दिया, फिर 5 और 6 इनिशियलाइज कर देगा। ये इस तरह से इनिशियलाइज कर दिया। इस एरे का नाम है, इस मैट्रिक्स का नाम है जो एरे है वो ARR है। कहता है ARR के 2 3 पर निकाल दीजिए। ARR के 2 और 3, 2 3 का मतलब ये हो गया रो, और 3 0 हो गया, 2 0 है, 2 0 का मतलब 0 हो गया कॉलम, तो 2 0 पर निकालिए, तो 2 ये हो गया, 2 नंबर रो है ये, 0 ये है, तो 2 0 पर क्या आ जाएगा 5, 5 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ये 5 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कैसे हम निकाले हैं 2 के 0। तो ये जो एलिमेंट है ये कंप्लीट रो 2 का है, ये कंप्लीट रो 0 का है, कॉलम 0 का है, तो यहाँ पर 2 का 0 पे 5 है, वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कॉस्टली इन एरे। एरे में कौन सा काम बहुत टफ काम कहलाता है। एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ, बहुत इजी है, आराम से इंडेक्स से एक्सेस कर लेंगे। एरे को ट्रेवर्स करना, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना बड़ा आसान है। अब कहता है इंसर्शन, इंसर्शन एट द बिगनिंग, यही सही है, माने एरे के एलिमेंट को माने स्टार्टिंग में, शुरू में जो है इंसर्ट करना बहुत टफ बात है, ठीक है, इसको हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, यही आंसर निकल के आएगा। क्योंकि एरे का जैसे ही टॉप करेंगे तो वहां पर के उस 0 स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है वो उसके जगह रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, वो स्वैप नहीं कर पाएंगे, बड़ा प्रॉब्लम है। स्वैप करना पड़ेगा बारी बारी से, एक एलिमेंट को एरे में खाली करके रखना पड़ेगा और फिर स्टार्टिंग से लेके और उसको स्वैप कर करके आगे करेंगे और फिर उसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये इंसर्ट तो कर सकते हैं लेकिन वो कॉस्टली है थोड़ा सा, मतलब वो कॉम्प्लेक्स है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब इन स्टैक। देखिए सबसे पहले स्टैक के बारे में समझ लीजिए, ये लीफो टेक्निक नहीं, फीफो टेक्निक नहीं, लीफो टेक्निक पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में गया है फर्स्ट पर इंसर्ट होगा। इसके अंदर टॉप नाम का वेरिएबल काम करता है, जो भी इंसर्ट होगा वो टॉप पर ही होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर कहता है कि क्या आंसर होगा वो देख लीजिए। कहता है स्टैक के बारे में, तो रुकिए इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं क्या कहता है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर इन रेंडम ऑर्डर। रेंडम ऑर्डर माने कहीं से कहीं स्टोर करें नहीं, ऊपर से इंसर्ट होगा और ऊपर निकलेगा ऊपर से ही, ठीक है। जैसे किताब का एक ढेर है, हम किताब डालते चलते हैं, जो किताब अंत में रखते हैं उसको पहले निकालते हैं। अब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन है बोथ इंड, गलत बात है, ये तो डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू दोनों तो इन से करेंगे। अब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन एट वन इंड ओनली लिफो, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि एक ही इंड से हम इंसर्ट करते हैं और वहां पर वो लिफो टेक्निक में काम करता है, लास्ट में इन और फर्स्ट आउट में जो लास्ट अंतिम में गया है वो पहले आउट होगा, इसलिए इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। What will happen if try to pop in element in stack? देखिए स्टैक के अंदर पॉप करने जा रहे हैं, पॉप माने डिलीट होता है, याद रखिएगा, पॉप माने डिलीट होता है और डिलीट करने जाएंगे तो मतलब स्टैक में क्या चेक करेंगे। अब बताइए पॉप करने जा रहे हैं माने डिलीट करने जा रहे हैं और आपके पास एलिमेंट होगा ही नहीं तो कैसे डिलीट कर पाइएगा। इसका मतलब क्या है, अंडर फ्लो चेक करेंगे। अंडर फ्लो क्या कहलाता है, ये चेक करता है कि वो स्टैक जो है वो इम्प्टी है कि नहीं है। अगर वो स्टैक इम्प्टी है तो इम्प्टी है तो उसके अंदर डिलीट नहीं हो पाएगा, वो पॉप नहीं कर पाएंगे, पॉप ऑपरेशन होगा ही नहीं होगा। तो यही कहता है पॉप एलिमेंट करने जाएंगे तो क्या चीज हम पहले ट्राई करना पड़ेगा, तो वो अंडर फ्लो की सिचुएशन है कि नहीं है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम पुश करने चलते हैं स्टैक के अंदर तब वहां पर हम चेक करेंगे ओवरफ्लो, कि वो पुश करना माने इंसर्ट करना, अगर स्टैक के अंदर हम इंसर्ट करने जाएंगे हो सके वहां पर एक भी एलिमेंट को रखने की जगह नहीं है, फुल है पूरा तरह, तो वहां पर ओवरफ्लो की सिचुएशन चेक करेंगे। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। इसका आंसर निकल के आएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, टोटल 100 क्वेश्चन है, रुके रहिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अब यहां पर कहता है क्यू के बारे में बेस्ट बात बताइए। क्यू जो है ना फीफो टेक्निक पर काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पंक्ति जो पहले आया पहले जाएगा। तो ऑप्शन देखिए फीफो यहीं पर कुछ दिख रहा है हमको, द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट वेयर इंसर्शन हैपेंड रियर एंड डिलीशन, माने इंसर्ट करेंगे रियर से और डिलीट करेंगे फ्रंट से, और ये फीफो टेक्निक पर काम करता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही निकल के आएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्यू बना देते हैं 0 1 2 3, मान लीजिए 5 6 दे दिए तो ये कहलाएगा फ्रंट और ये 6 को रिप्रेजेंट करेगा रियर। अब इंसर्ट अगर करना है 7 को तो रियर उठ के यहाँ चला जाएगा, रियर यहाँ से हट के अब यहाँ आ जाएगा। अगर डिलीट करना है तो यहाँ से फ्रंट को डिलीट करके फ्रंट रिप्रेजेंट करेगा 6 को। यही सब ऑपरेशन होता है और ये रिवीजन तौर पर आपको बता रहे हैं, तो समझिए फटाफट, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट विल हैपन इफ ट्राई टू इंसर्ट एंड डिलीट इन फुल क्यू। अब देखिए क्यू जो है पूरी तरह से फुल है तो क्या चेक करेंगे, ओवरफ्लो, अभी बताए थे स्टैक के अंदर ओवर, वहां पर ओवरफ्लो चेक कर लीजिए। क्यू अगर फुल होगा तो ओवरफ्लो होगा, अगर वो तब वहां पर हम क्या करें, इंसर्ट नहीं कर सकते, पुश नहीं होगा। माने जब अगर ये पुश करने चलते हैं अगर वो ओवरफ्लो होगा तो वहां पर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट नहीं कर सकते होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहता है क्यू है तो क्यू ओवरफ्लो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है इन बाइनरी सर्च ट्री इफ लेफ्ट सब ट्री। देखिए बाइनरी सर्च ट्री ए है और ये बी है और इसका सब ट्री सी है। तो ये ए जो रूट है उसका लेफ्ट में बी है और राइट में क्या है, सी है। तो लेफ्ट वाला एलिमेंट हमेशा स्मॉलर होता है, स्मॉल होता है, और राइट वाला एलिमेंट हमेशा लार्ज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो कहता है लेफ्ट सब ट्री जो है ना, अगर लेफ्ट में क्या होगा, स्मॉल होगा नोड से, मतलब रूट से। तो कहता है नोड ग्रेटर देन रूट, कहता है रूट से जो है ना नोड बड़ा होगा। एक सेकंड रुक जाइए। अब यहां पर क्या है कि नोड ग्रेटर देन रूट, मतलब नोड जो है ना वो रूट से बड़ा होगा, नोड स्मॉलर देन रूट, रूट से जो है ना वो छोटा होगा। तो रूट से छोटा होगा, सही है, और लेफ्ट में राइट में रूट से बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन वेयर डज द फाइनल लुक लाइक्स। ये इंसर्ट फ्रंट रियर ये सब कर रहा है। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, इंसर्ट फ्रंट। अब यहाँ पर एक हम बना दिए हैं इस तरह से, एक क्यू बना दिए हैं, फ्रंट व्रंट दिख रहा है तो क्यू ए होगा। 10 इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 इंसर्ट करेंगे तो रियर फ्रंट दोनों यहीं पर होगा, माने फ्रंट भी यहीं होगा और रियर भी यहीं होगा। आगे बढ़िए इंसर्ट फ्रंट करते हैं तो फिर 20 यहाँ चला जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा। तो रियर अब इसको रिप्रेजेंट करेगा, रियर यहाँ से हट के इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं फिलहाल थोड़ा सा।
ये रियर यहाँ से हट के यहाँ चल जाएगा रियर। आगे बढ़िए, अगला कहता है इंसर्ट रियर, रियर से इंसर्ट करेंगे तो रियर यहाँ 30 इंसर्ट हो जाएगा। उसका डिलीट फ्रंट करना, डिलीट करेंगे तो फ्रंट 20 डिलीट हो गए, फ्रंट यहाँ आ जाएगा, फ्रंट यहाँ आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फ्रंट डिलीट होके कहाँ आ जाएगा, फ्रंट डिलीट होके यहाँ आ जाएगा और रियर तो यहाँ 30 के पास है। आगे क्या कहते हैं इंसर्ट रियर, 40 इंसर्ट करेंगे 40 यहाँ चला जाएगा, ठीक है याद रखिएगा, रियर वहाँ हट के चल जाएगा। इंसर्ट रियर करेंगे, फिर इंसर्ट रियर कर रहे हैं तो ये 40 से यहाँ से हट के ये रियर इस पर चल जाएगा, 10 आ जाएगा अंतिम में। अब डिलीट रियर करते हैं, 10 हट जाएगा, 10 हट के तो 40 को रिप्रेजेंट करेगा रियर। अब कहता है इंसर्ट रियर, 15 इंसर्ट करेंगे तो लास्ट में 15 आ जाएगा, तो मतलब 10 30 और लास्ट में 40 था और उसका 15 कर देंगे। अब डिस्प्ले कर देंगे तो यही आंसर निकल के आएगा 10 30 40 15, 10 30 40 15, 10 30 40 15, 10 30 40 15, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे कैसे रियर और फ्रंट से इंसर्ट का, तो एक दूसरे स्वैप करेगा, ये याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 26 हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर द डिलीशन ऑफ ए क्यू, क्यू से अंदर डिलीट करना चाहते हैं तो हम चेक करेंगे अंडर फ्लो, अंडर फ्लो चेक करेंगे कि वो क्यू खाली है, तो खाली होगा तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अंडर फ्लो यही बताता है कि वो खाली है, ठीक है, तो डिलीट नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अंडर फ्लो, ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सोचिए फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। व्हाट इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स ऑपरेशन, इसका पोस्ट फिक्स निकालना है। कैसे निकालिएगा पोस्ट फिक्स, देखिए पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स दो चीज होता है, इसको पोस्ट फिक्स अगर करने चलते हैं तो पहले ऐसे करेंगे, जिसका प्रेसिडेंस ज्यादा है उसको पहले करेंगे, तो ब्रैकेट में बंद करते हैं, बी इंटू नहीं दिया फिर भी प्रेसिडेंस ज्यादा है इसलिए उसको ब्रैकेट बंद कर दिए, डी इंटू ई लिखा हुआ था। इसको क्या करेंगे, ए प्लस इसको लिख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर बी होगा, आइए यहाँ पर बी सी स्टार हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा डी ई स्टार लिखाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस उठ के अंत में चल जाएगा तो ए आई इधर चलाएगा, तो ए बी सी स्टार प्लस हो जाएगा और डी ई स्टार प्लस हो जाएगा, यही आंसर निकल के आएगा। अब कहिएगा कैसे कैसे आप कर दिए, ये प्लस उठ के वहां चला गया और यहाँ वाला जो प्लस उठ के वो यहाँ चला गया, इस दोनों के बाद चला जाएगा, और ए बी सी एक साथ आ गया और ये स्टार है स्टार हो गया, ई वाला प्लस यहाँ चलाया है और ये जो प्लस अंत में ये लिखा हुआ था वो अंत में चला गया, तो ए बी सी स्टार प्लस और डी ई स्टार प्लस, ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं 28 का आंसर ए होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, the pre-order traversal of a binary search tree 15 10 12 11 20 18 16 19 which of one of the following is post order, प्री ऑर्डर दिया है, इसका पोस्ट ऑर्डर निकालिए। तो समझिए प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का रूल क्या होता है। प्री ऑर्डर का मतलब होता है, इसका रूल होता है, पहले रूट लिखते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए एक सेकेंड, इसका रूट हम लोग लिखेंगे। इसका सबसे पहले रूल जान लीजिए, इसका क्या होता है रूल, रूट होता है, फिर लेफ्ट होता है और फिर राइट होता है, ये इसका रूल निकल के आता है, रूट लेफ्ट राइट। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, हम इसको रूट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर रूट की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग से अगर चेक करें तो सबसे पहले 15 यदि रूट होगा, 15 एक रूट होगा, ठीक है, 15 एक रूट है। आप एक काम करेंगे, आप जानते हैं कि जो छोटा होगा लेफ्ट में आएगा, बड़ा होगा तो राइट में आएगा, तो 15 के राइट में कौन जाएगा, अगर हम बात करें इधर लिखते हैं, 15 के लेफ्ट में पहले कौन आएगा, अब 15 के राइट में कौन जाएगा, उस एलिमेंट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 15 के लेफ्ट में कौन कौन आएगा, तो 15 से जो छोटा होगा वही आएगा, ठीक है, 15 से छोटा होगा वही आएगा। तो 15 से छोटा कौन कौन है देख लीजिए, 15 से छोटा कौन कौन है, 10 है, 12 है, 11 है, ठीक है, यही सब, यही तीनों को है, ठीक है। और राइट में जाएगा कौन कौन, 15 से जो बड़ा होगा, तो 15 से बड़ा कौन कौन है, वो है आपका 20 है, 18 है, 16 है, 19 है, ये जाएगा। आप बना दीजिए, तो इसके लेफ्ट में आइए, क्या क्या मिलेगा, 10 है, 10 को यहाँ लिखेंगे, पहले रूट लिखेंगे, फिर क्या है 12 है, तो 12 आ जाएगा, 10 से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, 15 छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, और 10 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, 12 के राइट में जाएगा। फिर चेक करेंगे, क्या कहते हैं, अगला क्या है 11, 11 को लगाएंगे तो 15 से छोटा है लेफ्ट में आएगा, 11 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, लेकिन 12 से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा। इस तरह से ये बन गया।
अब देखिए राइट में एलिमेंट आइए तो 15 से 20 बड़ा है, राइट में जाएगा। अब 18 जो है 15 से बड़ा है और 20 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आएगा। 16 देखिए 15 से बड़ा है, 20 से छोटा है, लेफ्ट में आएगा। 18 से छोटा है, इसके भी लेफ्ट में आएगा 16। 19 के बारे में देख लीजिए, 19 15 से बड़ा है, राइट में जाएगा। 20 से छोटा है, लेफ्ट में आएगा। और 18 से जो है वो बड़ा है, इसलिए राइट में जाएगा। इस तरह से ये ट्री फॉर्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जो निकालना है वो निकाल दीजिए। आपको क्या पूछा था, पोस्ट ऑर्डर निकालना है। तो पोस्ट ऑर्डर का रूल देख लीजिए। पोस्ट ऑर्डर में रूल जो होता है, पहले लेफ्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं राइट, सॉरी हाँ लेफ्ट लिखते हैं, पोस्ट मैंने बाद में लेफ्ट, उसका राइट ठीक तो लिख रहे थे। लेफ्ट होगा फिर राइट होगा, आइए लेफ्ट होगा, राइट होगा और रूट होगा, अंत में रूट होगा। ये पोस्ट ऑर्डर कहलाता है। तो इसका निकाल के दिखाइए। सबसे पहले लेफ्ट, तो 15 एक रूट है तो लेफ्ट में आएंगे। 15 के लेफ्ट में कौन है, 10 एक रूट है, देख लीजिए आप। 10 एक रूट है क्योंकि उसका राइट चाइल्ड में 12 है, इसलिए लेफ्ट में लिखेंगे। तो लेफ्ट में देखिए 15 के लेफ्ट में कोई है नहीं है, तो नहीं है तो राइट में चलेंगे। तो राइट में 12 मिला, 12 भी एक रूट है, तो रूट है तो पहले उसको लेफ्ट में चलेंगे। लेफ्ट में आ गए तो क्या है, 11 मिल गया, तो स्वाभाविक है 11 मिला, कॉमा देंगे। कॉमा दिए तो अब एक लेफ्ट लिख दिए, फिर राइट लिखेंगे। तो 12 के राइट में कोई है, 12 के राइट में कोई नहीं है, तो नहीं है तो आप 12 के लेफ्ट लिखे तो 12 के राइट में भी कोई नहीं है, आप 12 लिखेंगे, रूट लिख देंगे, हो गया। अब ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर आएंगे तो क्या होगा, देखिए 12 लिख दिए। अब क्या है कि 10 का जो है राइट लिख दिए, लेफ्ट में था नहीं, राइट लिख दिए। राइट में 12 11 लिख दिए, लेकिन 10 का लेफ्ट नहीं था, राइट लिख दिए, तो अब रूट लिखेंगे तो 10 लिखेंगे, कॉमा देंगे। अब देखिए इधर का ये जो 15 था, इसका लेफ्ट पूरा लिखा गया। अब राइट लिखेंगे, राइट में क्या है 20 क्या है, एक रूट है तो उसके लेफ्ट में जाएंगे। रूट पहले लेफ्ट होता है फिर राइट होता है, तो रूट है, रूट के पहले लेफ्ट में होता है, लेफ्ट लिखेंगे। 18 है, एक रूट है, रूट के लिए लेफ्ट में लिखेंगे। लेफ्ट में क्या है 16 है, 16 लिखेंगे। फिर राइट लिखेंगे, राइट कितना है 19 है, फिर रूट लिखेंगे 18 है, फिर क्या उसका रूट लिखेंगे। लेफ्ट लिख दिए तो राइट लिखेंगे। 20 के राइट में कोई है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो रूट लिखेंगे, 20 हो जाएगा। और अंत में क्या होगा, रूट निकल के आएगा 15। यही आंसर हो जाएगा। 11 12 10 16 19 18 20 15। 11 12 10 16 11 12 10 16 19 18 20 15, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका पोस्ट ऑर्डर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, अच्छे समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 के पास आइए। नंबर 30 देखिए, हाउ मेनी एजेस डज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस। क्या होता है, जैसे अगर ये एक ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहां पर देखिए कि वर्टेक्स जो है ना वो क्या है, 3 है। ए बी सी 3 वर्टेक्स है। तो यहां पर कहता है वर्टेक्स जो है एन है, वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स एन है, वर्टेक्स एन है, तो उसका क्या करना है कि उसका एज निकालना है। तो एज का जो फॉर्मूला होता है, एज का फॉर्मूला होता है n-1। आप देख सकते हैं 3 वर्टेक्स है, 2 एज है, एक ये वाला एज, एक ये एज है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कम होता है स्पैनिंग ट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इन डीबीएमएस व्हिच की यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। एक डेटाबेस टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है किसी रो को, तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। फॉरेन की क्या होता है, ये रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप बताता है, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना हो तो उसके लिए हम फॉरेन की बनाते हैं, याद रखिएगा। सुपर की क्या होता है, एक टेबल के अंदर एक मतलब ऐसा की जो यूनिकली हो और उसके साथ कुछ पेयर, वो सुपर की कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट का आईडी और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और स्टूडेंट का ईमेल आईडी का एक पेयर जो है ना सुपर की कहलाएगा, क्योंकि वो कैंडिडेट की है, उसे कैंडिडेट की पहचान होगा तो वो सुपर की कहलाएंगे। ये चीज है कैंडिडेट की, जिससे कैंडिडेट की पहचान होगा वो कैंडिडेट की कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लूप स्ट्रक्चर इन सी। इसमें से कहता है कौन सा लूप C++ में लूप नहीं है। फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है और डुअल लूप होता है, लेकिन ये सी जो है ना ये लूप नहीं होता, याद रखिएगा। फॉर जो है स्टैंडर्ड लूप है, व्हाइल जो है ना पहले इसके अंदर कंडीशन चेक होता है, फिर काम करता है। ये लूप जो है ना पहले काम करता है फिर कंडीशन चेक करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस। वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपी होता है। ये प्रोटोकॉल जो है क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट के बीच में ट्रांसमिशन का काम करता है वेब पेज को, ठीक है। अब ये एफटीपी जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का यूज करके फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजा जाता है। एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क को मैनेज करने वाला प्रोटोकॉल है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। बताइए वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है इसके अंदर, जो मेमोरी जिसके अंदर जो है जब तक बिजली रहेगा तब तक पावर रहेगा, मतलब कंटेंट रहेंगे ना, तो लाइन कट गया, बिजली कट गया, उसके अंदर के डेटा डिलीट हो जाएगा, वो है रैम। रैम जो है इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, याद रखिएगा। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। फ्लैश मेमोरी एक टाइप का मेमोरी है जिसमें डेटा स्टोर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हिच एसक्यूएल क्लॉजेज इज यूज टू फिल्टर रिजल्ट। रिजल्ट को फिल्टर करना है, मैंने रिजल्ट बहुत है, उसके अंदर से जो पार्टिकुलर चीज हमको फाइंड आउट करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेयर क्लॉज लगाते हैं। इससे रिजल्ट फिल्टर हो जाता है। सिलेक्ट से सिलेक्ट तो होता है, लेकिन फिल्टर करना है। फिल्टर ये करना है कि जिसका एड्रेस जो है ना पटना हो, उसी का डेटा निकल के आए, तो फिर वो उसके लिए जो है ना हम वेयर क्लॉज लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, एक स्टूडेंट टेबल से नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंडीशन लगा दी वेयर स्टूडेंट एड्रेस इज इक्वल टू पटना। अब ये क्या हुआ, जिस स्टूडेंट का एड्रेस पटना है उसका रिकॉर्ड फिल्टर कर देगा वेयर के थ्रू, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। ऑर्डर बाय क्लोज है, ग्रुप बाय क्लोज है। ऑर्डर बाय क्लोज क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ASC और DESC, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उस रिकॉर्ड को। और ग्रुप बाय क्लोज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, फिल्टरिंग करने का काम करता है इसके थ्रू, ठीक है। ये भी होता है, ये ग्रुपिंग करके फिल्टर करता है, ये चीज अलग है। डायरेक्टली कर फिल्टर करना है तो वेयर क्लॉज लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज दीज आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब देखिए OSI ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन के अंदर 7 लेयर देखने को मिलते हैं, 7 लेयर देखने को मिलते हैं। उस 7 लेयर में जो है ना, वो 7 लेयर देखने को मिलते हैं। और उस 7 लेयर के अंदर जो है ना कौन कौन लेयर होता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर है ना, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसका ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, 7 लेयर। इसका ऑर्डर बताया, फिर सुन लीजिए। मैंने बोला फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर और उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन लेयर होता है। यहाँ पर पूछा है कि एप्लीकेशन लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, उसमें काम करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है, ठीक है। AIP ये नेटवर्क लेयर में काम करता है। ARP ये डेटा लिंक लेयर में काम करता है, ठीक है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 37, इन C++ विच सिंबल इज यूज्ड टू क्लियर पॉइंटर। देखिए जैसे पॉइंटर क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल, जैसे मान लीजिए एक एक्स नाम का वेरिएबल, ये एक नॉर्मल वेरिएबल हो गया, लेकिन पॉइंटर एक ऐसा टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने में होल्ड कर रखता है। तो यहाँ पर स्टार P कर दिए, तो ये क्या है, इस यहाँ पर आगे चल के हम लिख देंगे y इक्वल टू m%x। तो क्या होगा, x एक नॉर्मल वेरिएबल है, उसका एड्रेस को उठा के क्या कर दिया, y में रख दिया। तो हम पॉइंटर को डिक्लेयर करना हो तो स्टार लगाएंगे, यहाँ देखिए स्टार लगा के बनाए। अब किसी वेरिएबल से एड्रेस निकालना है तो एंड लगाएंगे। पाइथन के अंदर कमेंट करने के लिए हैश सिंबल का यूज करते हैं। पाइथन में कमेंट बनाना हो तो हैश सिंबल का यूज करते हैं। ये मॉडुलस है, मॉडुलस जो होता है, इसको परसेंटेज जो मॉडुलस है, ये क्या करता है, डिवाइड करने के बाद, किसी वैल्यू का डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देता है। याद रखिएगा, रिमाइंडर देता है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द URL। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL होता है। लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं http://www.abc.com, abc.com लिखे, ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, URL कहलाएगा, किसी भी वेब पेज का URL है ये।
उम्मीद करते समझ गए होंगे। ऑप्शन मिला लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक ही में ऑप्शन दिख रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 39, विच गेट गिव्स आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन। देखिए इनमें से कौन सा गेट है जो कहता है कि आउटपुट ओनली, केवल आउटपुट देगा व्हेन ऑल द इनपुट्स आर वन, माने सब इनपुट वन होगा तभी वन देगा, अन्यथा नहीं देगा। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा ये गेट है, जैसे मान लीजिए कि ए और दो बी है, और यहाँ पर क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इस केस के अंदर क्या कहता है वो देख लीजिए, विच गेट गिव्स आउटपुट ओनली, केवल आउटपुट देगा, कब देगा, केवल आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन, अगर सारा इनपुट वन है तभी वो रिजल्ट वन देगा, अन्यथा नहीं देगा। देखिए दोनों आउटपुट वन है तो यहाँ देगा, बाकी पर जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कब होता है, इस ऐसा केस देखने को मिलता है एंड गेट के साथ। याद रखिएगा, एंड गेट जो होता है वो माने दोनों कंडीशन, माने सभी कंडीशन ट्रू होंगे, माने सभी कंडीशन वन होंगे तभी रिजल्ट वन देगा, अन्यथा नहीं देगा। ये आंसर है। और गेट में क्या होता है, एटलीस्ट एक भी कंडीशन अगर वन हो गया तो रिजल्ट ट्रू देगा। याद रखिएगा, और गेट के अंदर एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट जो होता है, एक्सऑर गेट का ये सिंबल ए नॉट बी प्लस बी ए बी का नॉट, इस तरह से जो एक्सप्रेशन है ये और गेट का है। इसमें होता क्या है कि दोनों इनपुट अगर सेम होगा रिजल्ट जीरो देगा, अदरवाइज ट्रू देगा। एक्स नॉर होता है, एक होता है एक्स नॉर। इसमें क्या होता है, एक्स नॉर क्या होता है, इसमें दोनों इनपुट सेम होगा तो रिजल्ट ट्रू देगा, अगर दोनों इनपुट में डिफरेंट आ गया तो वहां जीरो देगा, ये चीज है। और ये नॉट गेट है, ये और गेट प्लस में नॉट गेट से मिलके बनता है, नॉट गेट से मिलके बनता है। उम्मीद करते हैं आप सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे समझे होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब जो निकल के आया ऑप्शन नंबर बी निकल के आया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट आर इंस्टांस ऑफ क्लास। सिंपल जान लीजिए, ऑब्जेक्ट इज इंस्टांस ऑफ क्लास होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट पे बेस पर काम करता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट, एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर दो चीज देखने को मिलते हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन देखने को मिलते हैं। ये दो चीज आपको क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। डेटा मेंबर को प्रॉपर्टी ऑफ क्लास कहते हैं, मेंबर फंक्शन उस प्रॉपर्टी को हेल्प करके यूज एग्जीक्यूट करता है, उपयोग करता है। एरे के बारे में जान लीजिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट होता है। एरे का जो इंडेक्स से डेटा अरेंज होता है, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट करता है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको एक पार्टिकुलर डिफाइन एक बार करते हैं, मल्टीपल टाइम उसको हम कॉल करेंगे तो वो काम करेगा, माने रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट फंक्शन देता है। स्ट्रक्चर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको एक स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट उसके जो मेंबर होंगे पब्लिक होते हैं, क्लास के अंदर जो बाय डिफॉल्ट मेंबर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। ये क्वेश्चन आपको टीआरई और एसटीटी में पूछा गया है। इसके अंदर जो मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर डेटा मेंबर डिफाइन करने के लिए बनाते हैं, याद रखिएगा ये चीज है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, Which लैंग्वेज यूज टू डेवलपिंग वेब पेज। अब वेब पेज को हम लोग को बनाना है तो कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे, वेब पेज को बनाना तो HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी यही फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। ये एक इसके अंदर हम लोग टैग लिखते हैं, टैग के माध्यम से करते हैं। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, डेटाबेस का एक लैंग्वेज है। उस डेटाबेस पर किसी भी तरह का ऑपरेशन करना हो, डीबीएमएस पर किसी भी तरह का ऑपरेशन करना हो तो वो एसक्यूएल के माध्यम से करते हैं। और पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके माध्यम से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का कोडिंग इसके अंदर किया जाता है। ये चीज है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, Which टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप। आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का दो टाइप देखने को मिलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक सिस्टम को चलाने के लिए जरूरत ही हो, उसके बिना काम नहीं हो सकता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भाग हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो भाग हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब वैसा सॉफ्टवेयर जो यूजर अपने उपयोग के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, जब चाहेंगे रखेंगे, जब चाहेंगे हटा सकते हैं, वो आपको कहलाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43, नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड इन डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन जो है डेटाबेस के अंदर, नॉर्मलाइजेशन ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रिडंडेंसी, रिडंडेंसी में डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी डुप्लीकेसी को जो है ना, डुप्लीकेसी को रिमूव करता है, रिमूव करता है, खत्म करने का काम करता है, कम करने का काम करता है नॉर्मलाइजेशन, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर फॉर्म, सेकंड नंबर फॉर्म, थर्ड नंबर फॉर्म, बीसीएनएफ, ये सब पढ़ने को मिलता है। मैं एक बात बता दूं, मैं थ्योरी कंसेप्ट को डीबीएमएस का कंप्लीट अपने चैनल पर खत्म किया हूं, जाके एक बार देखिए, उसको जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। और आज जो है आपको इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेगा ये ग्राफ का जो है पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, के मैप पढ़ाएंगे, सब चीज मिलेगा, थ्योरी भी और साथ में एमसीक्यू भी हम करा रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। इसका कोड का आउटपुट बताइए। देखिए x में 10 है, y में 4 है, और यहाँ क्या किए हैं, x को मॉडुलस किए हैं, माने x मॉडुलस y, माने 10 मॉडुलस 4। अब 4 से 10 में जब डिवाइड करें, 4 दूनी 8 कटेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये जो मॉडुलस है ना, ये भाग देने के बाद रिमाइंडर देता है, याद रखिएगा, रिमाइंडर देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 45, इन व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अकर। अब इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम जो होगा वो किस लेयर के अंदर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर ही जो डेटा सेंडर से आया है उसको प्रेजेंट किया जाता है, खोला जाता है, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया जाता है, जो इनक्रिप्ट हुआ था उसको डिक्रिप्ट करके वो दिखाया जाता है, शो किया जाता है एप्लीकेशन लेयर पर। तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम होगा प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। याद रखिएगा, सेशन लेयर क्या करता है, ये तब तक सेशन बना के रखता है डेटा पर कि जब तक वो सेंडर से रिसीवर इन तक डेटा पहुंच नहीं गया, तब तक उसका सेशन को मैनेज करने की काम करता है सेशन लेयर। फिजिकल लेयर में जो डेटा तैयार किया जाता है, डेटा को बनाया जाता है, डेटा को क्रिएट किया जाता है। नेटवर्क लेयर में इसको राउटिंग किया जाता है, राउटिंग किया जाता है, ठीक है, कि डेटा किस रूट से डेटा भेजा जाएगा, ये चीज है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 के पास। कहता है व्हाट इज द डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर इन एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज। एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज अगर है तो उसके लिए डिफॉल्ट उसका सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होगा, तो डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग ऑर्डर होगा वो एएससी होगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर नहीं लिखे हैं तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझे गए होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नाम के टेबल से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हम सीधे नेम करना चाहते हैं, अब यहां पर हम लिख दिए ऑर्डर बाय, आप यहां पर लिख देंगे ASC लिख देंगे, तो क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देगा। ये चीज है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 के पास। व्हाट डज डॉस स्टैंड फॉर। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो डॉस है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलता है। डॉस जो है ये, इसके अंदर ढेर सारा कमांड है, जिस कमांड के द्वारा हम काम करते हैं। ये डॉस जो है ये सिंगल यूजर इंटरफेस है, सिंगल यूजर इंटरफेस का इंटरफेस। जो लाइनेक्स यूनिक्स है, लाइनेक्स यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी एग्जांपल इस विंडोज के अंदर देखने को मिलता है डॉस के थ्रू। जैसे मान लीजिए MD ABC लिखे, तो ये क्या है, MD एक मेक डायरेक्टरी, डॉस कमांड के अंदर एक मेक डायरेक्टरी, मेड डायरेक्टरी या मेक डायरेक्टरी, ABC नाम का एक फोल्डर बनाएगा, कॉपी कॉन फाइल बनाएगा। इस तरह से ये कमांड है डॉस कमांड के, जिसमें हम कमांड को लिखते हैं वो काम होता है। ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। आउटपुट क्या होगा, देखिए ए में 5 दिया और यहाँ किए हैं A प्लस प्लस करके प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो देखिए A प्लस प्लस लिखे हैं, एक जगह लिखा रहेगा रुक जाइए, एक रहेगा प्लस प्लस A, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स, ये पोस्ट फिक्स है, और इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। याद रखिएगा, तो प्रीफिक्स में पहले क्या करता है, वैल्यू को बढ़ाता है फिर देता है। पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, प्लस प्लस माने एक वैल्यू बढ़ाएगा और फिर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें क्या है, वैल्यू पहले रिटर्न कर देगा फिर प्लस प्लस करेगा, वैल्यू पहले रिटर्न कर देगा फिर प्लस प्लस करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू पहले रिटर्न कर देगा, तो ए का वैल्यू पहले रिटर्न कर देगा, तो ए का वैल्यू 5 है, वो 5 रिटर्न हो जाएगा और तब उसको प्लस प्लस करेगा, इसलिए इसका
आंसर 5 का 5 ही रहेगा, 6 नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर यही चीज यहाँ पर ऐसे लेने लिख के प्लस प्लस ए दे देता तो अब इसका पहले एक वैल्यू बढ़ाता तो मैंने 5 से बढ़ा के 6 हो जाता और 6 रिटर्न करता, तब इसका आंसर 6 होता है। लेकिन यहाँ पर आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 ही होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 39, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ। फंक्शन ओवरलोडिंग किसका एग्जाम्पल है? देखिए पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म पहले समझ लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, पॉली का मतलब मल्टीपुल और मॉर्फिज्म का मतलब रूप होता है, मतलब सेम चीज मल्टीपुल बार डिक्लेयर होगा तो वो पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल है, पॉलीमॉर्फिज्म है। और उसी को ठीक करने के लिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म, दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, जैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वो एक ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म जिसका डिसीजन किस फंक्शन को कब कॉल करना है, किस मेथड को कब कॉल करना है, वो कंपाइल टाइम डिसाइड हो जाता है, तो वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। जब वो एक ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म जो हमको पता नहीं चलता है कंपाइल टाइम, उसको रन टाइम डिसाइड होता है कि इस फंक्शन को कॉल होना है, वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जो है, फंक्शन ओवरलोडिंग जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर देखने को मिलता है वर्चुअल फंक्शन और फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग जो है, ये फंक्शन ओवरराइडिंग जो है, ये दोनों चीज आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में देखने को मिलेगा, ओवरलोडिंग के अंदर कंपाइल टाइम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कहता है फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ये रन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, जो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इनहेरिटेंस क्या होता है? ये पहले से बने बने प्रॉपर्टी को फिर से हम एक्सेस कर लेते हैं। न्यूली प्रॉपर्टी के अंदर वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? डेटा जो हाइड रहता है, उस जिस डेटा को जरूरत है उसको हम आउटसाइड शेयर करते हैं, ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। मतलब सब डेटा बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर प्राइवेट है, उसको जिस डेटा को आगे आउटसाइड एक्सेस करना हो, देना हो, आउटसाइड शेयर करना हो, तो उसके लिए उसको हम डेटा एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उसको मतलब आगे काम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 50। 50 मैंने आधा क्वेश्चन 50% क्वेश्चन जो है डिस्कशन हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म सी प्लस प्लस, पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना ये क्या करता है? मल्टीपल फॉर्म सिंगल नेम से होगा, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। मैंने अभी जस्ट बताया था। पढ़िए क्वेश्चन, वन फंक्शन कैन हैव मल्टीपल डेफिनेशन, सही है। मेनी फॉर्म सिंगल इंटरफेस, गलत गलत गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माने वो एक ही फंक्शन को मल्टीपल डिफिनेशन के साथ डिक्लेयर कर देंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएंगे। मैंने अभी बताया था पॉलीमॉर्फिज्म का दो टाइप, रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आगे बढ़िए, अब ये क्वेश्चन नंबर 50। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की डाउट है कमेंट करके बताइए, कैसा वीडियो लग रहा है उसको भी बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए रिलेशन, मतलब डिग्री क्या कहलाता है? तो डेटाबेस टेबल के अंदर, डेटाबेस टेबल के अंदर जो होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू डिग्री कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आईडी, नेम, एड्रेस, ये तीन जो है ना, ये तीन कॉलम है। इस तीन कॉलम को हम लोग टोटल 3 कॉलम है, तो यहाँ पर हम लोग डिग्री इस टेबल का क्या हो जाएगा? डिग्री इजकल टू 3 हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इजकल टू डिग्री। याद रखिएगा, कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो कॉलम है इसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, और नंबर ऑफ रो को हम लोग टपल बोलते हैं। याद रखिएगा, ये चीज है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 51 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 52। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डिफरेंशियल माने जुड़ना, जो डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। डेटाबेस के अंदर डिफरेंशियल इंटीग्रिटी हम लोग फॉरेन की कहते हैं, मतलब यही तो क्या करता है? एक टेबल को दूसरे टेबल से डिफरेंस करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रिटी करने का काम करता है आपको फॉरेन की। प्राइमरी की एक की कांस्टेंट होता है जो किसी भी एक टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, ये चीज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 53। 4 बाइट कंसिस्ट ऑफ, देखिए 4 बाइट को हम लोग कितने बीट कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, एक बीट को 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 बीट मिल गया तो एक निबल बन गया, ठीक है। उसी तरह 8 बीट मिल गया तो एक बाइट हो गया, और 8 बीट के बाद हो गया 10 से 24 बाइट मिला देंगे तो 1 किलो बाइट हो जाएगा, 1 किलो बाइट हो जाएगा, ठीक है। केबी, जिसको हम लोग केबी बोलते हैं, और 10 से 24 केबी बराबर हो जाएगा 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट जिसको एमबी बोलते हैं, ठीक है, एमबी बोलते हैं। उसी 10 से 24 एमबी बराबर हो जाएगा 1 जीबी हो जाएगा, गीगाबाइट कहते हैं। 10 से 24 गीगाबाइट और टेराबाइट, टेराबाइट
10 24 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, 10 24 पेटाबाइट एटाबाइट, ये सब जेटाबाइट, इस तरह से ब्रोंटोबाइट, ये सब होते रहता है। ठीक है, तो कहने का यह मतलब है कि 8 बाइट में, तो एक बाइट में 8 बिट, एक बाइट में 8 बिट, तो 4 बाइट में क्या हुआ, 8 चौका 32 बीट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर जो होता है ना, वो 0 और 1 से रिप्रेजेंट होता है, सिर्फ यही नंबर देखने को उसके अंदर मिलते हैं। यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है, ये नहीं होगा, ये 2 है, यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही वैलिड बाइनरी है जिसके अंदर 1010 कॉम्बिनेशन से बना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री 101010, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट का निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, इसको रिवर्स कर दीजिए, जो भी बीट है ना उसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने का मतलब 0 है तो 1 बना दीजिए, 1 है तो 0 बना दीजिए, यही चीज है। तो 0 है 1 बना दीजिए, 1 है 0 बना दीजिए, 1 है 0 है तो 1 बना दीजिए, 1 है तो 0 बना दीजिए, 0 है तो 1 बना दीजिए, 1 है तो 0 बना दीजिए, यही हो जाएगा इसका क्या कहते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। 0 1 0 1 0 1, तो इसका देखिए 0 1 0 1 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगर यही कहता है इसका टून्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो उसको भी बता ही देते लगले। सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 0 1 0 1 0 है, इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो राइट साइड से जो पहला 1 आएगा वहां तक आपको एज इट इज लिखना है। राइट साइड से जो पहला 1 आया 0 1, यहाँ पहला वहां तक एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद रिवर्स कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 है तो 1 बना दीजिए, 1 बना दीजिए, ये 0 है तो 1 बना दीजिए, 1 है तो 0 बना दीजिए, 1 0 है तो 1 बना दीजिए, 1 है तो 0 बना दीजिए। यही निकल के आया टून्स कॉम्प्लीमेंट इसी चीज का। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्या मैंने रूल बताया कि जो राइट साइड से जो पहला 1 आएगा वहां तक एज इट इज लिखिए, उसके बाद रिवर्स कर दीजिए। ये आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 56, इन सी प्लस प्लस विच फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। आप बताइए कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब बनेगा, जैसे अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक जो है वहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी देने का काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। लेकिन जब ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा होता है, डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, उस समय ऑटोमेटिक क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का उल्टा डिस्ट्रक्टर होता है। ये मेमोरी रिलीज करता है, ये मेमोरी कंज्यूम करता है कंस्ट्रक्टर, ये रिलीज करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, थोड़ा सा इसमें समझा दिए, कंस्ट्रक्टर बता दिए। ओवरलोड ऑपरेटर, ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं जब ऑपरेटर मल्टीपुल, सिंगल ऑपरेटर को मल्टीपुल स्ट्रक्चर में डिपेंड कर देंगे तो ओवरलोडिंग कहलाएगा। फाइनलाइज एक ब्लॉक होता है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है ट्राई कैच के साथ। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, व्हिच फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड कीवर्ड है, सॉरी, फ्रेंड कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जो मतलब क्लास के अंदर जो प्राइवेट मेंबर है, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर है, उसको आउटसाइड एक्सेस करने का फैसिलिटी देता है। आउटसाइड एक्सेस कर लेता है ये, ठीक है, आउटसाइड डिक्लेयर करने का, आउटसाइड एक्सेस कर लेता है। तो कहता है फ्रेंड कीवर्ड क्या करता है, ग्रांट एक्सेस टू प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, व्हाट इज द करेक्ट वे टू इन्वोक अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे क्या डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले समझिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जब इनहेरिटेंस करते हैं उस समय क्या होता है, एक ऐसा क्लास जिसके जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन जिसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर तो करते हैं, साथ में इनिशियलाइज के रूप में 0 देते हैं। जैसे देखिए, वर्चुअल वॉइड शो और इक्वल टू 0 कर दी। इस तरह से ये क्या बन गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन के पास बॉडी नहीं होता, इसको जिस क्लास में भी हम जोड़ते हैं वहां पर उसको बॉडी देना पड़ता है, बिना बॉडी का काम नहीं करेगा। तो आप समझिएगा पहला ऑप्शन कि यू कांट कॉल अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, वी कैन नॉट कॉल अ प्योर वर्चुअल, पता प्योर वर्चुअल फंक्शन कॉल ही नहीं कर सकते, गलत बात है। बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड इनसाइड अ क्लास, माने इसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं, गलत हो गया। यूज करते नहीं, बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इनसाइड भी एक्सेस नहीं करते। आप पढ़िए, बाय कॉलिंग इट थ्रू अ बेस क्लास पॉइंटर। अच्छा,
बेस क्लास पॉइंटर के थ्रू डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट में कॉल करते हैं, यही आंसर हो जाएगा। माने इसको बॉडी हम डिराइव क्लास में देंगे, लेकिन है किसका, पेरेंट का होता है प्रॉपर्टी ये, तो इसको क्या करते हैं हम बेस क्लास के मदद से डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है, बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन स्टैक। गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, व्हाट विल हैपन इफ ड्राइव क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर बट द बेस क्लास डज नॉट हैव एनी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखिए होता क्या है, जब इनहेरिटेंस करते हैं ना, तो उस समय जब ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और तब जाके चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। तो होता क्या है, यहाँ कहता क्या है कि डिराइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं लेकिन बेस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हुए, तो वहां पर क्या होगा, उस केस में आपको कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेंगे कि जब वो कंपाइल होंगे तो वो पहले देखेगा कि भाई कंस्ट्रक्टर चाइल्ड में तो बनाया है, बेस डिराइव क्लास बनाया है लेकिन बेस में नहीं बनाया है, तो वहां पर कंपाइल टाइम एरर दे देगा कि वहां पर कंस्ट्रक्टर आपको अनिवार्य है, बनाना पड़ेगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में क्या है, तो कहता है कैन हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर के पास पहले जान लीजिए रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं बना सकते, वर्चुअल कीवर्ड लगा नहीं सकते हैं। कैन बी ओवरलोड, हाँ ये सही है, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। माने ओवरलोडिंग का मतलब ये हो गया कि सेम नाम से मल्टीपुल डिक्लेयर करेंगे। अब कंस्ट्रक्टर तो भी काफी तो ओवरलोडिंग होता है, जैसे सेम नाम कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर, तीन कंस्ट्रक्टर सेम ही नाम से बना हुआ, स्वाभाविक है कि ये तो ओवरलोडिंग हो ही रहा है। तो कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं लेकिन वो रिटर्न टाइप नहीं होता ना, वर्चुअल हो सकता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 61, इन द ओएसआई मॉडल व्हिच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेटा टू इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन। अब यहां पर कहता है कि ओएसआई मॉडल के अंदर कौन सा लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है एक्नॉलेजमेंट देने के लिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा टू इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन। डेटा जो है ना एकदम रिलायबल पहुंचना चाहिए, इन टू इन डेटा ट्रांसमिशन, वो देता है ट्रांसपोर्ट लेयर। यही ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना, यही एक्नॉलेजमेंट ये चीज का इंश्योर करके देता है कि हम जो डेटा भेजेंगे सेंडर से रिसीवर तक वो 100% पहुंचेगा वो, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर का ही ड्यूटी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62, इन HTML5 व्हिच एट्रीब्यूट यूज्ड टू इनेबल फाइल अपलोडिंग फॉर्म। HTML के अंदर हम लोग फॉर्म बनाते हैं तो लिखते हैं इनपुट टाइप इजकल टू लिख दिए फाइल, उसके बाद यहाँ पर हम जो भी वैल्यू देते हैं और ये इन क्लोज हो गया, मान लीजिए इनपुट सेल्फ क्लोजिंग होता है। अब यहाँ पर क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल कर दिए तो उसमें अब वो क्या होगा, फाइल के लिए इनेबल होगा, मतलब उसमें फाइल अटैच कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपलोड इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, यही आंसर होगा। आगे बढ़िए, इनपुट टाइप इक्वल फाइल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल जावा। जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या रूल है, वेरिएबल के नाम का पहले अल्फाबेट होना चाहिए, पहला अक्षर अल्फाबेट होना चाहिए, उसके बाद वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगला जो है बात, वेरिएबल के नाम में कोई स्पेशल कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल के नाम के पहला अक्षर सिंबल नहीं होगा, ना नंबर होगा, अंडरस्कोर को छोड़ के कोई दूसरा सिंबल को वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। पढ़िए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी पहले काट के हटाते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि आईएनटी डेटा टाइप है और हैच लगा दिए, आईएनटी डेटा टाइप के साथ हैच लगा दिए, तो क्या होगा, ये हैच पहले वेरिएबल का नाम में लिख दिए, ये गलत हो गया। नम डैश दे के 1 लिख दिए तो वेरिएबल के नाम में क्या करते हैं, डैश उस नहीं देते हैं, ये गलत हो गया, सिंबल नहीं लगाते हैं। num1 ये सही है, यहाँ देखिए 1 नाम दे दिए, ये गलत हो गया। वेरिएबल के नाम के पहला अक्षर अल्फाबेट होगा, देखिए एन पहला अक्षर है, आप बाद में नंबर डाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, 64, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा एक्सेस मॉडिफायर। जावा का एक्सेस मॉडिफायर कौन सा नहीं है, तीन तरह का एक्सेस स्पेसिफायर देखने को मिलता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तीन तरह का एक्सेस स्पेसिफायर देखने को मिलता है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंडली जो है ये एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में ऑब्जेक्ट बनाना हो तो न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंटेक्स देखिए, स्कैनर नाम का क्लास बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर यूज न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में दिए सिस्टम डॉट इन। अब ये क्या हुआ, स्कैनर का न्यू कीवर्ड के साथ एक ऑब्जेक्ट बना, ये इन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना है और ये चीज है, तो इस तरह से न्यू कीवर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ये स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जावा, जावा के बारे में कौन सा बात सही बता दीजिए। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सही है। जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लास, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर नहीं होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब हो गया एक पेरेंट का मल्टीपल पेरेंट का एक चाइल्ड, माने मल्टीपल पेरेंट का एक चाइल्ड अगर ऐसे हो गया तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। और जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के थ्रू नहीं करते, इंटरफेस के थ्रू करते हैं। अगर यही रहता जावा सपोर्ट, अगर आपको यहीं पे बात रहा जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस, अगर ये क्लास हटा के अगर इंटरफेस कर देता तो ये सही होता है, लेकिन ये गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा है और जावा सपोर्ट इंटरप्रेटेड कंपाइल, यो गलत है। जावा डज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जावा के प्रोग्राम को हम एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं किसी भी सिस्टम पर, उसको जिस सिस्टम पर भी लेके जाएंगे एग्जीक्यूट करवाने के लिए, वहां पर उस तरह का हर तरह का रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि वो जावा को इंडिपेंडेंट बनाने में जेवीएम जो जावा वर्चुअल मशीन है वो काम करता है और इसको इंडिपेंडेंट बना देता है और वो हर सिस्टम पर एग्जीक्यूट आसानी से रन करता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 67, Which of the following is a correct way to start main method in Java? जावा के अंदर मेन मेथड जो है ना वो लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग st, ये आर्गुमेंट लिखते हैं। तो ये जावा में के अंदर जो है ना ये करेक्ट सही तरीका है क्या करने का, ये मेन फंक्शन बनाने का। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग arg, यही है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप कहेंगे कि यहाँ पर st लिखे हैं, arg है, ये वेरिएबल का नाम है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो ये st को हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट से पहले लिखे या बाद में डिक्लेयर करें, बात सेम है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जावा एरे। जावा के एरे को हम लोग सबसे पहले जान लीजिए, जावा में एरे का ऑब्जेक्ट बनता है, याद रखिएगा। एरे का जो साइज होता है वो जिस समय ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस समय उसको फिक्स कर देते हैं, जो देते हैं ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाता है और रन टाइम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एरे का जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट करता है और लेंथ -1 तक जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पढ़िए। एरे सिमिलर टाइप का डेटा होता है। साइज कैन बी चेंज डायनेमिकली, गलत हो गया। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता है, 1 से नहीं। एरे कैन नॉट बी स्टोर प्रिमिटिव, अब ये जो INT एक्स नाम का जो एरे बना दिए हैं ये प्रिमिटिव है, तो टाइप तो है, कहता प्रिमिटिव नहीं बना सकते, गलत बात है। ऑप्शन सी हो जाएगा, एरे आर ऑब्जेक्ट। जावा में एरे नाम का ऑब्जेक्ट हो, जैसे INT न्यू, INT और यहाँ पर दे दिए 5, तो क्या हुआ 5 साइज का ये एरे का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मेमोरी ले लिया। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ अ क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास, माने एक्वायर कर लेना प्रॉपर्टी को, एक नया अनदर क्लास के अंदर उसका बिहेवियर को एक्वायर कर लेना क्या कहलाता है। जैसे देखिए ए नाम का क्लास है, अब बी नाम के क्लास के अंदर उसके प्रॉपर्टी को क्या किए हम, एक्वायर कर लिए। ये पॉसिबल है इनहेरिटेंस के अंदर ही पॉसिबल है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये 4 दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये फीचर है, पूरा फीचर है। पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टीपल फॉर्म, सेम नाम से डिक्लेयर करें तो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू सॉल्व करते हैं। इनहेरिटेंस, पहले से बने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं न्यूली प्रॉपर्टी के अंदर, वो कहलाता है इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइड होना, छुपना, और जो डेटा को परमिशन हो उस डेटा को आउटसाइड एक्सेस कर देना, एक्सेस करवाना, ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। अनकैप्सुलेशन के अंदर डेटा के अंदर क्लास ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर जो क्लासेज होते हैं उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट मेंबर है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, वो इनकैप्सुलेट होता है, हाइड होता है, छुपा होता है, ये चीज है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 70, अभी भी आपके पास 30 क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, रुके रहिएगा वीडियो में। व्हिच टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजॉल्व और कंपाइल टाइम, माने कंपाइल टाइम को पॉलीमॉर्फिज्म को रिजॉल्व करते हैं कौन सा, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए व्हिच टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, वर्चुअल फंक्शन होता है, वर्चुअल फंक्शन होता है जिसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। आगे बढ़ी, क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच प्रोटोकॉल यूज टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर, रिट्राइव करना है, प्राप्त करना है, ठीक है, रिट्राइव करना है मेल फ्रॉम मेल सर्वर से। जब मेल रिट्राइव करना हो तो देखिए सबसे पहले
HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, ये क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट डेटा को ट्रांसमिट करता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये फाइल अपलोड करने का, फाइल भेजने का काम करता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल को भेजने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। ये पॉप जो है ना, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ये मेल को अपने में स्टोर करके रखता है, ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ कहता है विच प्रोटोकॉल यूज टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर, ईमेल को मेल सर्वर से रिट्राइव करके रखना है, तो उसके लिए हम लोग पॉपअप 3 जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब मेल को एक जगह दूसरी जगह भेजना हो तो SMTP यूज करते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, इसमें से कौन सा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है? TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यही है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। HTTP भी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, लेकिन ये प्रोटोकॉल आपको क्लाइंट और सर्वर के बीच में देखने को मिलता है। ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, न कि कनेक्शन लेस, इसको हम लोग स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। स्टेटलेस प्रोटोकॉल और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में बहुत अंतर है, ठीक है। ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है HTTP, और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है ये UDP है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच रिवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री विजिट्स नोड इन द फर्स्ट ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, लेफ्ट में जाइए, फिर जाइए रूट में, और तब जाइए राइट में, तब जाइए राइट में। लेफ्ट रूट राइट जाना है तो इसके लिए हम लोग, ये तरीका जो है आपका इन ऑर्डर का है, ये इन ऑर्डर का है जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब अगर बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर का, तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट होता है और अंत में रूट होता है। याद रखिए, सबसे पहले रूट को ले जाइए, अंत में ले जाएंगे तो रूट को अंत में ले जाएंगे तो हो गया पोस्ट ऑर्डर, रूट को पहले ले जाएंगे तो हो जाएगा प्री ऑर्डर, और रूट को बीच में ले जाएंगे तो हो जाएगा पोस्ट इन ऑर्डर। तो लेफ्ट प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट और राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। रूट पर ध्यान दीजिए, रूट को याद कर लीजिए, रूट पहले आएगा तो प्री ऑर्डर, और रूट अंत में जाएगा तो पोस्ट ऑर्डर, रूट बीच में रख देंगे तो हो जाएगा इन ऑर्डर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रिवेंट अ क्लास फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड इन जावा। जावा के अंदर इनहेरिट करना हो, इनहेरिट को रोकना हो, इनहेरिटेंस को रोकना हो, इनहेरिट नहीं हो सकता है, तो उसके लिए अगर वो क्लास फाइनल हो, जैसे अगर एक क्लास बना दिए फाइनल क्लास ABC, अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी डिफाइन किया, हम आगे लिखते हैं क्लास BCD, इसमें लिख दिए एक्सटेंस ABC, तो ये क्या होगा, हमको रोकेगा, कहेगा प्रिवेंट, रुक जाओ, खतरा है, क्योंकि जब कोई क्लास फाइनल हो जाता है उसको हम किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब पहले से जो क्लास फाइनल है उसका मतलब उसमें कोई प्रॉपर्टी इनहांस नहीं करना चाहते हैं। सिंपल यही लॉजिक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 75, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स, मतलब 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है कौन। यहां पर समझिए, स्विच, हब, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, ये वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। राउटर क्या करता है, राउटिंग करने का काम करता है, ठीक है। अब 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है राउटर, ये राउटर ही जो है 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा। ये राउटिंग करने का काम करता भी है और साथ में 2 डिफरेंट नेटवर्क को भी जोड़ने का काम करता है। स्विच और हब जो है ये दोनों नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं। ये स्विच हब जो है ये, इससे क्या होता है कि एक बहुत सारे कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होते हैं। स्विच और हब में थोड़ा सा अंतर यह है कि स्विच के अंदर जब डेटा को सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है, तो स्विच के अंदर क्या होता है, हर एक डिवाइस पर जाके चेक करता है किसका डेटा है किसका डेटा है नहीं, तो हर डिवाइस को, हर नोड को डिस्टर्ब करता है। लेकिन हब में क्या होता है, सेंडर से रिसीवर तक भेजना है डेटा को, तो जिसका डेटा हो सिर्फ उसी को एक नोड पर फॉरवर्ड करते हैं, वो हब हो गया। तो स्विच और हब दोनों नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, इसके अंदर डिवाइसेज है जिसके थ्रू मल्टीपल डिवाइसेज कनेक्ट किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोग को 5 फेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद होता है डिजाइनिंग, होता है डिजाइनिंग, DESIGNING, डिजाइनिंग होता है। उसके बाद कोडिंग लिखते होता है, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं हम लोग, और उसके बाद मेंटेनेंस करते हैं।
मेंटेनेंस करते हैं। तो ये 5 फेज से गुजरना पड़ता है, ठीक है, एचडीएलसी को। तो एचडीएलसी के अंदर आप ऑप्शन देखिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, डिजाइनिंग भी होता है, टेस्टिंग भी होता है, लेकिन कंपाइलेशन की कोई बात यहाँ नहीं होती, वहां पर कोडिंग होता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनहेरिटेंस इज फॉल्स। इनहेरिटेंस के रूप में कौन सा बात गलत है वो बताने के लिए कह रहा है। जावा सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, ये सही बात है, गलत नहीं है। जावा में सिंगल इनहेरिटेंस होता है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दो ही तरह का इनहेरिटेंस जावा में देखने को मिलता है, सिंगल और मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब एक पेरेंट, उसका चाइल्ड और फिर उसका भी एगो चाइल्ड, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाते हैं, ये जावा में पॉसिबल है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कहते हैं, ऐसे अभी दो पेरेंट एक उसका चाइल्ड, तो ये पॉसिबल जावा में नहीं है। आगे पढ़िए, ऑप्शन मैंने क्लास के थ्रू पॉसिबल नहीं, इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल है। जावा अलाउ मल्टीपुल क्लासेज यूजिंग एक्सटेंड, गलत हो गया। कहता है जावा के अंदर मल्टीपुल क्लास को इनहेरिटेंस कर सकते हैं एक्सटेंड कीवर्ड के साथ, तो यही गलत हो जाएगा और यही आंसर सही हो जाएगा। आपको कहता गलत कौन है वही निकालने के लिए निकाल दिए। अगर यहाँ कहता मल्टीपुल इंटरफेस इनहेरिटेंस यूजिंग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड तो सही होता है, ये गलत है। अगला पढ़िए, सी इंटरफेसेज कैन बी यूज टू अचीव मल्टीपुल इनहेरिटेंस। देखिए जो बात बताया है, इंटरफेस को हम लोग मल्टीपुल इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव कर सकते हैं, माने मल्टीपुल इनहेरिटेंस को अचीव करना हो जावा के अंदर तो इंटरफेस यूज करेंगे। द सुपर कीवर्ड कैन बी यूज टू इन्वॉक अ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, एकदम सही है, मतलब ये सब सही है। बी गलत था, गलते बात बोला था पूछने के लिए, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 77 का ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जावा। जावा का कौन सा फीचर नहीं है? तो देखिए जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है, पोर्टेबल फीचर है, डायनेमिक फीचर, लेकिन यूज ऑफ पॉइंटर जावा का फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यूज ऑफ पॉइंटर, माने जावा के अंदर पॉइंटर नाम का कोई चीज होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें पॉइंटर की कोई कंसेप्ट नहीं है, ये चीज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ? जावा के अंदर जो भी काम करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पर करेंगे, ठीक है, क्लासेज बनेंगे, उसके अंदर डेटा मेंबर में फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका रिलेशनशिप बना के उसको कॉल करेंगे, एक्सेस करेंगे। पोर्टेबल क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है जावा को एक बार किसी सिस्टम पर डेवलप कर दिए, उसके किसी भी दूसरे सिस्टम पर जाके उसको एक चीज से दूसरे चीज को जोड़ना आसान हो जाएगा। मतलब जावा से डेटाबेस का कनेक्टिविटी आसान है, जावा से किसी दूसरे एप्लीकेशन पर डेटा को भेजना, डेटाबेस में डेटा भेजना, ये सब आसान है, मतलब पोर्टेबल है जावा, मतलब कहीं पर भी किसी सिस्टम से जुड़ के वहां पर आसानी से काम कर लेता है। डायनेमिक, जावा बहुत डायनेमिक लैंग्वेज, इसमें इसको चेंज करना, इसमें बदलाव करना बड़ा आसान है, ठीक है, इसलिए डायनेमिक कहलाता है। क्योंकि व्हिच एक्सेप्शन इज थ्रो व्हेन डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो इन जावा। देखिए जावा के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है? एनी अनवांटेड प्रॉब्लम इन जावा, उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम जो हम पता नहीं रहता पहले से कि होना ही होना है, ये ऐसा एक्सेप्शन हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू मैनेज किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। वैसा एक्सेप्शन जो कंपाइलर को पहले से पता है कि ऐसा एक्सेप्शन होने की चांसेस 100% है, उसको चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। और वैसा एक्सेप्शन जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, मतलब जो हो सकता है एरर आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, वो अनचेक्ड एक्सेप्शन का पार्ट है। आप कहिएगा चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर कौन सा हो सकता है? तो जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, जावा के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, तो वहां पर चेक्ड एक्सेप्शन होगा, इसलिए क्योंकि जावा को ये पता है कि जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी बैकएंड में होनी है, हो सके जो कोड लिखा है ये, वो कोड डेटाबेस की में, माने वो वैसा डेटाबेस है ही नहीं, तो ये चीज जो है ना आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंदर डिवाइड बाय जीरो करेंगे, जैसे अगर एक नंबर को जीरो से डिवाइड कर लिए तो यहां पर क्या होगा? एरर आ जाएगा, अरिथमेटिकल एक्सेप्शन, ठीक है, ये मतलब एक्सेप्शन आएगा कि जो है डिवाइड बाय जीरो, ठीक है, ये चीज आ जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अनचेक्ड एक्सेप्शन का पार्ट है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है? जब कोई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे होते हैं, उसका ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे होते हैं, तो वो वहां पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, याद रखिएगा ये चीज है। इसके लिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, मतलब एक टाइप के नंबर को दूसरे फॉर्मेट में बिना चेंज किए एक्सेस करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, एक टाइप के डेटा को बिना किसी कन्वर्सेशन के कन्वर्ट करके दूसरे नंबर में हम डालना चाह रहे हैं, वैल्यू रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो वहां पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएंगे, ठीक है। और लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, माने फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट हम लोग लिखते हैं उसमें अगर उस रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो वहां पर इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन देगा, ये सब एक्सेप्शन का ही पार्ट है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हम लोग पता है कि इनफाइनाइट वैल्यू आता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर वो एक्सेप्शन का पार्ट है और वहां पर अर्थमेटिकल एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 80। अभी भी 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। इफ अ फंक्शन इज अ फ्रेंड क्लास, मतलब कहता है कि एक फंक्शन जो है ना फ्रेंड फंक्शन है क्लास के अंदर, व्हिच वन ऑफ द रॉन्ग, फ्रेंड क्लास के बारे में कौन सा चीज गलती है, पढ़िए। पहला, अ फंक्शन कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड अ फ्रेंड बाय क्लास इटसेल्फ। अगला है, फ्रेंड फंक्शन आर नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, दे आर एसोसिएटेड विथ इट। उसके बाद कहता है फ्रेंड फंक्शन आर द मेंबर ऑफ ए क्लास, इट कैन बी एक्सेस ऑल मेंबर ऑफ अ क्लास इवन प्राइवेट वंस। देखिए, हमको सबसे पहले देखिए गलती ढूंढना है फ्रेंड फंक्शन के बारे में। सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं। इट कैन एक्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लास इवन प्राइवेट। स्वाभाविक है, फ्रेंड फंक्शन के बारे में जान लीजिए। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को भी, प्राइवेट मेंबर को भी आउटसाइड एक्सेस कर लेता है। दूसरी बात जानिए इसके बारे में, फ्रेंड फंक्शन के बारे में, फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का मेंबर नहीं होता है, फिर भी उस क्लास के इंटरनल डेटा को प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड एक्सेस कर लेगा। तो ये देखिए ये सही है। अगला पढ़िए, फ्रेंड फंक्शन आर द मेंबर ऑफ क्लास, ये है गलत है, वो क्लास का मेंबर नहीं होता है, फिर भी वो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर लेगा। अगला पढ़िए, फ्रेंड फंक्शन आर नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, सही बात है, क्लास का मेंबर नहीं होता, लेकिन इसको एसोसिएट किया जाता है कि क्लास का मेंबर है, इसको एक्सेस करने दीजिए। अगला है, अ फंक्शन कैन ओनली डिक्लेयर अ फ्रेंड बाय इटसेल्फ, माने अगर कोई फंक्शन को फ्रेंड कीवर्ड के साथ लगाएंगे तो फ्रेंड फंक्शन बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रॉन्ग बताना है, इसलिए आंसर सी निकल के आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 81। 81 भी सेम क्वेश्चन मिल गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 82। द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल 65, 65 डेसिमल है, इसको 8 से भाग लगाएंगे क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। 8 से भाग लगाइए तो 8 क्या हो जाएगा, 8 8 64, 1 65, फिर 8 से भाग लगाइए, 8 1 8, नीचे से ऊपर लिख दीजिए, 0 हो जाएगा, 101, माने ये 101 यही आंसर हो जाएगा, ये ऑक्टल निकल के आएगा। अब 101 जो ऑक्टल आया, इसका हम लोग डेसिमल निकाल के देखते हैं क्या 65 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, तो 1 इंटू 8 की पावर 2 लिखते हैं, ये 1 8 इंटू पर 1 लिखते हैं, फिर 0 इंटू 8 पर 1 प्लस 1 इंटू 8 पर 0, सॉल्व कीजिए। 8 8 64, 1 64 प्लस 0 प्लस 8 पर 0 माने 1, 1 इंटू 1 माने 64 1 65, यहाँ 65 भर देते हैं। स्वाभाविक है 101 ऑक्टल का 65 जो है डेसिमल होगा, 65 डेसिमल का 101 ऑक्टल होगा। ये हम दोनों तरफ से चेक कर दिए हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 82। ये हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, उसका यानी बाइनरी हेक्साडेसिमल निकालना है और बाइनरी नंबर दिया हुआ, तो इसका बहुत आसान तरीका है, अंतिम से 4 बिट को हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करके उसका हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो 0100, तो बताइए 0100 जो है ये किसका डेसिमल वैल्यू है, अगर किसका वैल्यू है वो देख लीजिए, 1248 माने 2 का है। इधर देखिए 1248, 1248, 8 4 12 2 14 1 15, 15 के लिए क्या होता है, एफ होता है, तो F2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या किए थे, 1 2 4 8 16 32 48, ये उसका बाइनरी से बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी निकालने का ये ट्रिक है। तो वहां पर 111 लिखा हुआ, तो 1111 लिख दिए, तो आप 1 वाला को काउंट करते थे, 8 को काउंट करते, 4 12 2 14 1 15, 15 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा के लिए 15 के लिए लिखते हैं हम लोग F लिखते हैं, F बराबर 15 होता है। उम्मीद करते समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 84। कहता है इनमें से कौन सा सही तरीका है, सही क्या है बताइए। तो सही तरीका क्या है, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं, वही ट्रिक रखे 1 2 4 8, ये देखिए 8 का बाइंड नहीं है, 1 2 4 8 गलत हो गया, ये नहीं होगा। 31 देखिए 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16, तो 16 8 24, 1 2 4 8 16, 16 8 24 और 4 28 और 2 30 हो जाएगा। ये 30 का डेसिमल है, गलत 30 का ये बाइनरी है। अगला पढ़िए 1 2 4 8 16, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी ए सही निकल के आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए भी चेक कर लेते हैं, 1 2 4 8 16, 16 8 24 2 24 2 26 1 1 2 4 8 16,
तो 16, 8 24, 2 26, 1 27, इस 27 का डेसिमल बाइनरी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही निकल के आया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 85 कहता आउट प्रिंट करके ये पाइथन के अंदर 2 के पावर 2 स्टार लिखा हो, 2 स्टार स्टार 3 लिखा हो, इसका मतलब होता है 2 पावर 3, माने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार लिखेंगे, 2 दुना 4 दुनी 8, इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगर सीधे लिख रहा 2 इंटू 3 लिख रहा था तो अब इसको 2 या 6 लिखते, 2 स्टार लिखा हुआ है तो ये इसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट डज द इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है डिपेंड ऑन इनपुट, मतलब जो इनपुट देंगे नहीं इनपुट जो है ना पाइथन के अंदर, ये पाइथन के अंदर पहले समझ लीजिए, पाइथन के अंदर जो है ना इनपुट नाम का फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं। अब इनपुट जो फंक्शन लगाए हैं तो जैसा भी वैल्यू देंगे वैसा वो इनपुट ले लेगा, कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर लेगा, स्ट्रिंग लेगा, बुलियन लेगा, जैसा वैल्यू देंगे वैसा इनपुट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 87 व्हाट डज द ब्रेक स्टेटमेंट इन डू इन लूप, मैंने ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना लूप के अंदर क्या करता है, तो ये ब्रेक का मतलब खत्म कर देता है। इंड द करंट इटरेशन, स्किप द इटरेशन, स्टॉप द लूप कंप्लीटली और ये स्टार्ट द लूप, ये गलत हो गया। इन द करंट इटरेशन ये गलती होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टॉप द लूप कंप्लीटली, मतलब ब्रेक जो होता है ये लूप को कंप्लीट खत्म कर देता है। एक होता है कंटिन्यू, ये लूप को जो है मैंने स्कीप करता है, इटरेशन को स्कीप करने का काम करता है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 88 व्हिच प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, सिक्योर कम्युनिकेशन करना है तो हम लोग यूज करेंगे HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विथ एस माने सिक्योर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा HTTP प्रोटोकॉल ये सिक्योर नहीं है, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी ये सब है, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 89 व्हाट डज द बायोस सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बायोस जो होता है किसी सिस्टम के अंदर जब हम जितने भी इनपुट आउटपुट रिलेटेड काम होंगे, जितने भी बात होते हैं इनपुट से या इनपुट आउटपुट करने का जो भी बात होगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो सब बायोस ही करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 90 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट स्टोर करने का काम करता है हार्ड डिस्क, और रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है, ये जब तक डेटा रहेगा जब तक पावर ऑन है। कैश मेमोरी, ये जो मेमोरी है ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगाते हैं, ये हमारे एग्जीक्यूशन को फास्ट करता है। रजिस्टर मेमोरी जो है ये क्या करता है, ये सीपीयू के क्लोजिंग है, सीपीयू पर ही रजिस्टर देखने को मिलता है। सीपीयू का दो पार्ट है ALU और CU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, दोनों सीपीयू का पार्ट है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑफ ए नेटवर्क, नेटवर्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो आईपी एड्रेस यूज करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा URL इंफॉर्मेशन रिसोर्स प्रोटो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। डोमेन नेम मैंने .com .org .in .doc ये सब जो है ना डोमेन होता है। और उसके बाद जो है मैक एड्रेस जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो फिजिकली डिवाइसेज होते हैं उसका अपना एक मैक एड्रेस अपना होता है, ये चीज है। आगे बढ़िए, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हिच पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है कर्नल। याद रखिएगा कर्नल जो है ये कोड कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और फाइल मैनेजर फाइल को मैनेज करने का काम करता है, डिवाइस में डिवाइस को ड्राइवर को मैनेज करता है, कंपाइलर कंपाइल करने का काम करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। लेकिन हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है जिसका कोर कंपोनेंट, इसको हम लोग कोर कंपोनेंट ऑफ ओएस कहते हैं, कोर कंपोनेंट ऑफ ओएस कहते हैं कर्नल को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, ये मैनेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, प्रोवाइड इंटरफेस, मैं डिवाइस ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर का मतलब पहले समझ लीजिए, ड्राइवर का मतलब एक इंटरफेस होता है जो एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से, एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से, एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से, एक हार्डवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने का काम करता है ड्राइवर। और डिवाइस ड्राइवर का भी वही है, कहता है प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन ओएस एंड ओएस। ये सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक जवाब निकल के आएगा। कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड कंपाइलर करता है, माने कनेक्ट कंप्यूटर्स इन डिफरेंट नेटवर्क एक राउटर करता है, ठीक है। कनेक्ट कंप्यूटर इन नेटवर्क ये NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये करता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 94
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डेटा इन कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है बिट। बिट से बड़ा 4 बिट से मिलके निबल बनता है, 4 बिट से निबल बनता है, 8 बिट से बाइट बनता है और बहुत सारे चीजें मतलब मिलके वर्ड बनता है, बहुत सारे बिट मिलके वर्ड बनता है। तो इस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बीट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड पर डेटा स्टोर करके रखेंगे या जब चाहेंगे जहां से भी हम लॉगिन होके हम वहां से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये गूगल ड्राइव करता है। देखते हैं मोबाइल फोन के अंदर गूगल का अपना एक ड्राइव होता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर लेते हैं और उसको जब भी हम जहां पर भी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के किसी भी सिस्टम पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज के हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी का फुल फॉर्म होता है। ये चीज है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 96, जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक जवाब। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27, विच लॉजिक गेट इन्वर्ट द इनपुट। इन्वर्ट माने उल्टा करता है, नॉट गेट करता है। ये नॉट गेट जो है ये इन्वर्ट करने का काम करता है। अगर ए है एक अनकंप्लीमेंट है उसको कंप्लीमेंट बनाने का काम करता है, ये नॉट गेट बनाने का काम करता है। उम्मीद करते समझे होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्स और गेट का जो एक्सप्रेशन है ए नॉट बी प्लस ए का ए बी का नॉट, ये होता है एक्स और गेट का होता है। उसके बाद और गेट का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है ए प्लस बी देखने को मिलता है, एंड गेट ए डॉट बी देखने को मिलता है, नॉट गेट ए का नॉट देखने को मिलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 98, Which of the following is used to network security। इसमें से कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी है। फायरवॉल, कंपाइलर, स्विच, राउटर, ये सब नेटवर्किंग डिवाइस है। कंपाइलर ट्रांसलेटर है। फायरवॉल जो है नेटवर्क सिक्योरिटी के काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलता है हमको। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a OS। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, और आज का अंतिम क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक कंडीशन इसमें से कब आता है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव करेंगे तब आएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब एक ही चीज को मल्टीपल लोग एक्सेस करेगा तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। होल्ड एंड वेट का कंडीशन, नो प्रिमिशन, सर्कुलर वेट, ये सारे कंडीशन जब देखने को मिलते हैं ये सब डेडलॉक कंडीशन होता है। डेडलॉक कंडीशन होता है जब एक ही चीज को मल्टीपल लोग एक्सेस करना चाहेंगे तो वहां डेडलॉक सिचुएशन देखने को मिलेगा। डेटा देना एक्चुअल में किसको है तो वहां डेडलॉक कंडीशन बन जाएगी। और ये ऑप्शन नंबर ई जो है ये इसका आंसर निकल के आएगा डेडलॉक कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो आज का ये मैराथन क्लास यहीं खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कर दे और चैनल पर बने रहे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले और आने वाले बैक टू बैक थ्योरी और एमसीक्यू को वीडियो में लेकर आता रहूंगा। आप चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए अच्छे से, सिलेक्शन लेके रहना इस बार। ठीक है, थैंक यू।